जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 21 का सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 21 की एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर 6 को। न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर का नाम चैप्टर 21 है और इसका लेक्चर नंबर 2 आप लोग इस टाइम देख रहे हैं। इसके इंडेक्सेस में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चंस हैं। जी चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन विद मैटर। हमारे पास ना इस नेचर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो है ना रेडिएशंस होती हैं। उन रेडिएशंस का हमने मैटर के साथ इंटरेक्शन करके बताना है कि इंटरेक्शन अगर कर जाए डिफरेंट टाइप्स की जो मैटर है तो उससे क्या आप इफेक्ट देखेंगे। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है इसको मैंने 3 पार्ट्स के अंदर जो है ना डिस्कस किया है। तो आप लोग ये राइट कर लेंगे क्योंकि बुक में शायद इसका आंसर मौजूद ना हो, तो ये आप लोग राइट कर लीजिएगा। बुक स्कॉलर में इसका टॉपिक आपको ढूंढना पड़ेगा, तो ये आप लोग अगर राइट कर सकते हैं तो राइट कर लें इसको। इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद मैटर। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल की कि अगर हम अल्फा पार्टिकल को मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाएं तो इसका क्या रद्द अमल होगा। अल्फा पार्टिकल कैन आयोनाइज एंड एक्साइट एटम ऑफ एलिमेंट्स थ्रू विच दे पास। वो कह रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, ये एटम्स को एक्साइट कर देते हैं, उसकी एक्साइटेशन स्टेट, उसका एक्सेलेरेशन, उसकी स्पीड इंक्रीज करवा देते हैं, उसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, द आयोनाइजेशन कॉज्ड बाय अल्फा पार्टिकल मे बी ड्यू टू डायरेक्ट इलास्टिक कुलैयन। और ये भी हो सकता है कि जो अल्फा पार्टिकल की कुलैयन है वो क्या हो, डायरेक्ट कौन सी हो, इलास्टिक कुलैयन हो विद एटम्स और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। तो इनकी जो कुलैयन है वो डायरेक्ट इलास्टिक भी हो सकती है और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी हो सकती है। ये दोनों पॉइंट्स इसके आपने याद रखने हैं। The property of ionization is used to detect and measure the energy of alpha particle। वो कह रहे हैं कि जो इनकी आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल की जाती है इन अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी को फाइंड करने के लिए। For an alpha particle creates about 10 raised to power 4 ionization in 1 millimeter of air। तो ये ऐसे MCQs भी आ सकते हैं और इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपने राइट करना है कि ये इनकी जो ये क्रिएट करते हैं इतनी 10⁴ आयोनाइजेशन इन 1 मिलीमीटर ऑफ एयर। अगर इतनी मिलीमीटर एयर दी जाए तो उसके अंदर इतने टाइम्स आयोनाइजेशन जो है ये अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अब बीटा पार्टिकल्स को। उसी का आंसर है बी पार्ट है, इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल विद मैटर। अब हम बीटा पार्टिकल को अगर मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाएं तो इससे क्या रिलेशन होगा, रिएक्शन होगा। बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। बीटा पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। बीटा पार्टिकल्स आर 7000 टाइम्स लाइटर देन अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स जब वो लाइटर है, वो हल्के हैं, 7000 टाइम्स, 7000 टाइम्स लाइटर है अल्फा पार्टिकल्स से। एंड देयर चार्ज इज हाफ ऑफ द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। और जो बीटा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है वो अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो हाफ होता है। आयोनाइजेशन कॉज्ड बाय बीटा पार्टिकल इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन देम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। वो कह रहे हैं कि इनके दरमियान जो आयोनाइजेशन पाई जाती है वो किस वजह से पाई जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से। Ionization ability of beta particle is about 100 times less than that of alpha particle। देखें जो अल्फा पार्टिकल थे उनकी आयोनाइजेशन पावर यानी कि किसी मैटर के अंदर पेनिट्रेट घुसने की जो पावर होती है अल्फा पार्टिकल की वो ज़्यादा होती है, और जो बीटा पार्टिकल्स हैं इनकी जो आयोनाइजेशन पावर है, जो पेनिट्रेटिंग पावर है, वो अल्फा के मुकाबले में 100 टाइम क्या होती है, लेस होती है। सिंस इट्स मैस एंड चार्ज आर स्मॉलर देन अल्फा पार्टिकल, तो इनका जो मैस है और जो चार्ज है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं इंटरेक्शन ऑफ गैमा पार्टिकल विद मैटर। देखिए सबसे पहले हमने अल्फा को स्टडी किया, उसके बाद नंबर 2 पे आया बीटा एंड नंबर 3 पे आपके पास गैमा पार्टिकल। तो गैमा रेज आर मैस लेस चार्ज रेडिएशंस
कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो जो गामा रेज होती है वो मैस लेस होती है और चार्ज भी इनका कम होता है, मैस भी लेस होता है, चार्ज भी लेस होता है। द आयनाइजिंग कॉज्ड बाय गामा रेज फोटोन इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इनकी जो आयनाइजेशन पावर होती है वो निग्लिजिबल होती है, तकरीबन ना होने के बराबर होती है। गामा रेज इंटरेक्ट विद मैटर इन 3 डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन देयर एनर्जी। गामा रेज जो है ये किसी भी मैटर के साथ जो रिएक्शन करती हैं वो 3 तरीकों से करती हैं और वो डिपेंड करता है उनकी एनर्जी के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट, एट लो एनर्जी, अगर इनकी एनर्जी होगी लो, तकरीबन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी लेस, देन गामा रेज इंटरेक्ट विद मैटर एंड प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप चैप्टर नंबर 19 के अंदर डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो वो कह रहे हैं कि जो गामा रेज है ये इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ और कौन सा फिनोमेना प्रोड्यूस करवाती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने का। नंबर 2, एट इंटरमीडिएट एनर्जी, और दरमियानी स्टेज में अगर इनकी एनर्जी इंटरमीडिएट है बिटवीन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, अगर जो एनर्जी है वो इन दोनों रेंजेस के मिड में है तो गामा रेज प्रोड्यूस करवाएंगी कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, और कॉम्पटन इफेक्ट को भी हम चैप्टर नंबर 19 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे कह रहा है कि एट एनर्जी मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे पहले उसने लेस एनर्जी दी है, फिर उसने इंटरमीडिएट दिया है, फिर लास्ट पे वो कह रहा है कि अगर एनर्जी आपकी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो गामा रेज प्रोड्यूस करवाती है कौन सा फिनोमिना, पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना प्रोड्यूस करवाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21.7, एक्सप्लेन हाउ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स में आयोनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हीटिंग द इलेक्ट्रॉन। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन करें कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स किसी भी एटम को आयोनाइज भी कर देते हैं और उससे टकराते भी नहीं है, यानी कि टकराए बगैर उसको जो है ना वो आयोनाइज कर रहे हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स फॉर प्रोड्यूसिंग आयोनाइजेशन। वो कह रहे हैं इन दोनों के यानी कि अल्फा के और बीटा के आयोनाइज करने के जो तरीके हैं इनमें क्या डिफरेंस है, ये किस तरीके से एक दूसरे को आयोनाइज करते हैं। जो अल्फा पार्टिकल है इसका आयोनाइज करने का तरीका और है, बीटा पार्टिकल का आयोनाइज करने का जो तरीका है वो और है, तो हम इसको नीचे डिस्कस करते हैं। We know that alpha particles are doubly positive charged and beta particles are negatively charged particles। हमें पता है अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव भी डबल की सूरत में होता है, यानी कि इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो सिंगल होते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बीइंग चार्ज पार्टिकल दे कैन आयोनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हीटिंग द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, ठीक है, अल्फा के ऊपर भी और बीटा के ऊपर भी, तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है ना टकराए बगैर जो है ना उसको क्या कर सकते हैं, आयोनाइज कर सकते हैं। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल पासिस क्लोज टू एन एटम, अभी हम बात करेंगे अल्फा की, कि जब एक अल्फा पार्टिकल किसी एटम के क्लोज पास करता है इट अट्रैक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अल्फा के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो अल्फा पार्टिकल है ये किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करवाकर उसको क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है। एंड द आयोनाइज एंड द एटम इज आयोनाइज। समझ आ गई बात की। तो अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अब जो इलेक्ट्रॉन जिसको ये आयोनाइज करने जा रहा है, यानी कि जो एटम जिसको ये आयोनाइज करने जा रहा है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, अल्फा के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन की वजह से उस पूरे एटम को आयोनाइज कर देगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ बीटा पार्टिकल पासिस क्लोज टू एन एटम, जब एक बीटा पार्टिकल किसी एटम के क्लोज पास करेगा, आप देखें आपको पता है बीटा के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, लेकिन बीटा के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव में क्या होती है, रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन की वजह से ये उसको आयोनाइज करेगा। जो अल्फा है वो अट्रैक्ट करके आयोनाइज कर देता है क्योंकि अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा के ऊपर नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो बीटा है बीटा के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होती है, तो जो बीटा पार्टिकल है वो रिपेल करके उसको क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है, जबकि अल्फा अट्रैक्ट करके आयोनाइज करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अ पार्टिकल विच प्रोड्यूस मोर आयोनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग वाई। वो कह रहे हैं कैसा पार्टिकल जिसकी आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है वो लेस पेनिट्रेट क्यों होता है, यानी कि उसकी किसी मेटल के अंदर पेनिट्रेट घुसने की जो सलाहियत है वो कम क्यों होती है। अ पार्टिकल विच प्रोड्यूस मोर आयोनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट इन आयोनाइजिंग द पार्टिकल। क्योंकि एक पार्टिकल अगर किसी चीज को आयोनाइज कर रहा है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी
उस मेटल को आयनाइज करने में लग जाती है। अब उसके पास एनर्जी ही कम बचती है कि वो ट्रैवल कर सके। ठीक है, समझ आ रही बात की? तो अगर एक पार्टिकल जिसकी आयनाइजिंग पावर, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी लगा देता है एटम को आयनाइज करने में, बाकी उसके पास बचती है थोड़ी सी एनर्जी। अब वो लेस एनर्जी के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता, किसी भी मैटर के अंदर पेनिट्रेट यानी कि किसी मेटल के अंदर घुस नहीं पाता, क्योंकि उसके पास एनर्जी सारी खत्म हो चुकी होती है। तो जितनी आयनाइजेशन पावर उसकी ज्यादा होगी, उसकी उतनी उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो क्या होगी, लेस होगी। तो एज कम्पेयर टू अगर हम देखें तो जो अल्फा पार्टिकल है इसकी आयनाइजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो क्या होगी, लेस होगी। सो इट ट्रैवल वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन द मीडियम बिफोर कमिंग द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। What information is developed by the length and shape of the tracks of incident particle in Wilson cloud chamber? Wilson cloud chamber इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम इसमें नहीं आएगा, बट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। असल में विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इसमें ना डिफरेंट किस्म के ट्रैक्स बनते हैं, 3 किस्म के ट्रैक्स बनते हैं। तो इसमें ना जो सबसे पहला ट्रैक है उसमें ना वो हमें जो पाथ मिलता है वो मिलता है थिक, स्ट्रेट एंड कॉन्टिन्यूस ट्रैक। तो जो थिक, स्ट्रेट और कॉन्टिन्यूस ट्रैक होता है विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर, वो हमें बताता है, वो हमें शो करवाता है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल था वो क्या था, मैसिव। मैसिव का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसका मैस बहुत ज्यादा हो, तो ये इसके अंदर क्या था, मैसिव था। एंड इज मोर आयनाइजिंग, और इसकी जो आयनाइजिंग पावर थी वो भी क्या थी, ज्यादा थी। उसके बाद दूसरा ट्रैक आता है थिन और डिसकंटिन्यूस। पहला था थिक और स्ट्रेट, थिक, स्ट्रेट एंड कॉन्टिन्यूस। दूसरा जो आपको पाथ मिलेगा वो थिन मिलेगा और डिसकंटिन्यूस ट्रैक मिलेगा। इससे हमें ये पता चलता है दैट इंसिडेंट पार्टिकल है स्मॉलर मैस, कि इसका मैस जो है वो स्मॉल है, एंड लेस आयनाइजिंग पावर, उसकी जो आयनाइजिंग पावर है वो भी क्या है, लेस है, एंड ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर। अब जाहिर सी बात है अगर आयनाइजिंग पावर लेस है तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। इससे पिछले क्वेश्चन में अभी आपने देखा था। और लास्ट है इसका, इफ द ट्रैक हैज ऑन डेफिनेट शेप, अगर ट्रैक की शेप डेफिनेट है एंड हैज ग्रेटर लेंथ, और लेंथ भी उसकी क्या है, ग्रेटर है, इट शो, तो इससे आपको पता चलेगा दैट इंसिडेंट पार्टिकल हैज वेरी स्मॉल आयनाइजिंग पावर, कि इसकी जो आयनाइजिंग पावर है वो स्मॉल है, एंड मच ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर, और उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो भी ज्यादा है। नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 21 का 10 क्वेश्चन इस लेक्चर का। वाई मस्ट गीगर मूलर ट्यूब, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GM ट्यूब, गीगर मूलर ट्यूब, फॉर डिटेक्टिंग अल्फा पार्टिकल हैव अ वेरी थिन एंड विंडो, व्हाई डज अ गीगर मूलर ट्यूब फॉर डिटेक्टिंग गामा रेज नॉट नीड अ विंडो एट ऑल। वो कह रहे हैं GM ट्यूब के अंदर ना एक विंडो रखी जाती है अल्फा पार्टिकल्स के लिए, अदर पार्टिकल्स के लिए वो विंडो की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है इसमें ना वो विंडो रखी जाती है। तो वो विंडो क्यों रखी जाती है, सिंस अल्फा पार्टिकल पोजेस लेस पेनिट्रेटिंग पावर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो कम होती है, क्योंकि आयनाइजिंग पावर इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसकी सारी एनर्जी आयनाइज करने में लग जाती है, तो पेनिट्रेट करने वाली जो पावर है इसकी वो कम हो जाती है। देन गामा रेज, therefore a thin window allow their entry into Geiger tube easily, तो हम एक विंडो रख देते हैं ताकि वो जो अल्फा पार्टिकल है हम उसकी अगर विंडो क्लोज कर दें तो जो अल्फा पार्टिकल होगा वो उसके अंदर से ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो विंडो हम ओपन कर देते हैं। जब विंडो ओपन होगी तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो इजीली क्या कर जाएंगे, ट्रैवल कर जाएंगे। तो गामा रेज की तो वैसी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, अगर विंडो क्लोज भी होगी तो उसी के अंदर से वो क्या कर जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे। फॉर डिटेक्टिंग गामा रेज विंडो बिकम यूजलेस, वो कह रहा है अगर आपने गामा रेज को डिटेक्ट करना है तो विंडो यूजलेस है, विंडो की जरूरत नहीं है हमें, बिकॉज ऑफ देयर हाई पेनिट्रेटिंग पावर, क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, हाई होती है। देयरफॉर GM ट्यूब डज नॉट नीड अ विंडो फॉर डिटेक्टिंग ऑफ गामा रेज, तो गामा रेज के लिए, गामा रेज की डिटेक्शन के लिए विंडो की जरूरत नहीं होती, जबकि जो अल्फा रेज है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, इसलिए उनकी डिटेक्शन के लिए हमें जो विंडो है उसको ओपन करना पड़ता है और उसकी हमें जरूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा अगले शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।